please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जहां पर काफिले के दाएं हाथ हम देख सकते हैं साउथ ब्लॉक और काफिले के बाईं तरफ नॉर्थ ब्लॉक। Shri Ramnath Kovind seated in that black vehicle, being escorted by the President's bodyguard to the Parliament of India. Shri Kovind became the 14th President of the country on 25th of July 2017. So the President will address the... तो अब से थोड़ी देर में बजट सत्र एक तरीके से कहा जाए तो शुरू होगा। ये काफिला जो आप देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निकल चुका है और अब से थोड़ी देर के बाद संसद भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज बजट सत्र के पहले भाग की शुरुआत होगी। 11 बजे का तय वक्त था और उसी के हिसाब से काफिला आगे बढ़ता हुआ संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। साथ ही साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही सरकार इकोनॉमिक सर्वे भी पेश करेगी। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ये एक चौथा पूर्ण बजट है। जीएसटी लागू होने के बाद ये पहला बजट है जिस पर निगाहें सबकी टिकी रहने वाली हैं। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट, इस लिहाज से बजट ये काफी महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा ये बजट। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, तकरीबन कितना और वक्त जब पीएम मोदी संसद भवन पहुंचेंगे और अपने अभिभाषण की शुरुआत करेंगे? देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। राष्ट्रपति करीब 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे और संसद का संयुक्त सत्र, क्योंकि दोनों जो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों का संयुक्त सत्र होगा जिसको राष्ट्रपति 11 बजे संबोधित करेंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये पहला संसद में अधिवेशन अपना अभिभाषण होगा जिसमें वो संसद के दोनों सत्रों को राष्ट्रपति बनने के बाद संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर उनके लिए भी काफी ऐतिहासिक, देश के लिए भी काफी ऐतिहासिक, क्योंकि क्या वो अपने विचार रखते हैं सरकार के बारे में, कामकाज के बारे में और किन किन मुद्दों को वो छूते हैं, इन सब पर सबकी निगाहें रहेगी। और 11 बजे के करीब उनका अभिभाषण है। करीब कहा जा रहा है 40 से 50 मिनट का उनका अभिभाषण होगा। और उसके बाद जो दोपहर के बाद लोकसभा में आज आर्थिक सर्वे रखा जाएगा। आज की कुल मिलाकर के दिन भर की कार्रवाई इतनी ही दोनों सदनों में होनी है और उसके बाद 1 तारीख को देश का बजट संसद में रखा जाएगा। और विक्रांत, हम देख भी पा रहे हैं राष्ट्रपति अब से थोड़ी देर में अभिभाषण करेंगे। उससे पहले स्वागत के लिए पीएम मोदी और तमाम मंत्री वहां मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बाकायदा पूरे साज सज्जा के साथ राष्ट्रपति अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आते हैं और ये काफी ऐतिहासिक दृश्य होता है कि जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन से निकल करके, और पूरा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री के समेत, वो सभी लोग उनकी अगवानी यहाँ पर करते हैं। संसद भवन का जो मुख्य द्वार है जिससे अंदर एंट्री होते हैं बिल्डिंग के अंदर, वहां पर सभी लोग उनकी अगवानी करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को संयुक्त जहाँ पर अभिभाषण देंगे वो लाइब्रेरी में, जिसमें दोनों सदन के सदस्य होंगे, वहां पर उनको लेकर के जाया जाएगा, उनके साथ जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे। तो जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने होते हैं, जिस तरह की स्थिति देश में होती है, उन सब चीजों पर राष्ट्रपति अपने विचार सामने रखेंगे। और एक तरीके से कहा जाए विक्रांत, तो केंद्र सरकार की जो पिछले साल की उपलब्धियां रही, आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार का क्या विजन रहना है, क्या योजनाएं रहेंगी, क्या एजेंडा रहेगा, एक तरीके से उसी का पूरा खाका पेश करेंगे राष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो इसी मायने में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राष्ट्रपति का ये जो अभिभाषण है ये एज ए कस्टोडियन और सरकार के रूप में उनका ये अभिभाषण होगा, जिसमें वो सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जो सरकार का विजन रहा है, जो सरकार की नीतियां रही हैं, जिन नीतियों पर सरकार आगे बढ़ रही है, उन सभी के बारे में वो अपने विचार रखेंगे और सरकार किस दिशा में आगे काम करेगी, इन सब चीजों पर अपनी बात वो जनता के सामने संसद भवन में रखेंगे इस अपने अभिभाषण के दौरान। तो निश्चित तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने उनके बाद उनका ये पहला अभिभाषण होगा जो वो संसद के संयुक्त सत्र में देंगे। बिल्कुल, तो बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये पहला अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल एक तरीके से केंद्र सरकार का पूरा दस्तावेज होता है जिसमें केंद्र सरकार की पिछले साल की जो उपलब्धियां हैं, साथ ही साथ आगामी जो वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का विजन होने वाला है, योजनाएं आने वाली हैं, एजेंडा है, उसका पूरा खाका सामने रखेंगे राष्ट्रपति। बजट सत्र का पहला भाग आपको बता दें 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा जो हिस्सा है वो 6 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।
इससे पहले आपको बता दें, कुछ ही देर पहले संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष से अपील की कि 3 तलाक बिल को पास करवाने में वो सकारात्मक भूमिका निभाए। साथ ही उन्होंने आने वाले बजट को देश की उम्मीदें पूरा करने वाला बजट बताया। पीएम मोदी ने कहा कि बजट का फायदा आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सभी को साथ चिंतन करने की जरूरत है। पिछले सत्र में हमारा प्रयास भी था और देश की आशा अपेक्षा भी थी कि 3 तलाक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई राजनीति नहीं होगी और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलेगा। लेकिन पिछले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 3 तलाक, ट्रिपल तलाक संसद में हम पारित नहीं करवा पाए। मैं आशा करता हूं और मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को विनम्र आग्रह करता हूं कि इस सत्र में 3 तलाक महिलाओं के, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा करने वाले इस निर्णय को हम सब पारित करें और 2018 के नए वर्ष की एक उत्तम भेंट सौगात हमारी मुस्लिम महिलाओं को हम दें। बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पूरा विश्व जब भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ही आशावान है, भारत की राह, भारत की प्रगति पर विश्व की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, बहुत ही सकारात्मक अपने ओपिनियन देती रही है। ये बजट देश की तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा देने वाला, देश के सामान्य से सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने वाला बजट आएगा। और बजट के बाद 1 महीने भर भिन्न भिन्न कमेटियों में बजट की विशद चर्चा होती है। अनुभव ये है कि उन कमेटियों में दल से ऊपर देश होता है। सभी दल के लोग, सत्ता पक्ष के लोग भी कमियां उजागर करते हैं और विपक्ष के बंधु उसकी खूबियों को उजागर करते हैं। यानी एक प्रकार का बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो मैंने आग्रह किया है कि हम इस महीने की जो चर्चा सत्र रहता है कमेटियों के अंदर, उसका भरपूर उपयोग करें और बजट का सर्वाधिक लाभ देश के सामान्य मानवी तक कैसे पहुंचे, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को कैसे मिले, गांव गरीब को कैसे मिले, किसान मजदूर को कैसे मिले, इस पर हम व्यापक चिंतन करें, सकारात्मक सुझाव दें और रोड मैप बना करके हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे अब कैसा, अब रहेगा 4 दिन। देखिए, एक दिन तो प्रेसिडेंट अभिभाषण पे चर्चा होगा और एक दिन तो अपना बजट पेश करेंगे, फिर वो भी चर्चा में है। और 2 तो हमारे जो नॉन ऑफिशियल बिल के लिए शुक्रवार 2 होते हैं, वो चले जाते हैं। अब बचता ही 4 दिन का, तो 4 दिन में
राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद में बजट, ये कैसा डिस्कशन होता है? ये सब मैं तो कहूँगा कि ये सिर्फ नाम के वास्ते वो पेश कर रहे हैं। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बजट का सेशन होगा, बजट का सत्र होगा, वो एक कंस्ट्रक्टिव सत्र होगा, एक पॉजिटिव सत्र होगा और पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिबेट और डिस्कशन से भरपूर होगा। पिछले सत्र में ट्रिपल तलाक, जो कि किसी भी मजहबी मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, शुद्ध रूप से कुप्रथाओं और कुरीतियों को खत्म करने से जुड़ा हुआ है, शुद्ध रूप से मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हम मानते हैं कि जो गलती पिछले सत्र में कांग्रेस पार्टी और कुछ साथियों की उनके हुई है, उस गलती को वो रेटिफाई करेंगे, उसको माननीय सदस्यगण, संसद के संयुक्त सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम सभी भारतीयों ने हाल ही में पोंगल, बिहू, लोहड़ी, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के उत्सव मनाए हैं। गणतंत्र दिवस भी हमारा एक प्रमुख उत्सव है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों की उपस्थिति ने वसुधैव कुटुंबकम की हमारी दीर्घ दृष्टि में एक विशेष आयाम जोड़ा है। – 2018 का वर्ष नए भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए सभी जनप्रतिनिधि हमारे देश की विकास की इस महान यात्रा को और गति देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। माननीय सदस्यगण, हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनैतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। कमज़ोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार संविधान में निहित इसी मूल भावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है। शायद ही किसी ने सोचा हो कि शौचालय निर्माण भी सामाजिक न्याय की इस भावना को बढ़ाने में सहायक होगा।
शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा ही नहीं बचती, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय का एहसास भी होता है। सामाजिक न्याय का ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और व्यापक होता जा रहा है। हम सब का दायित्व है कि जब 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाए, तब तक हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाकर पूज्य बापू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें। इस सदन में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बरसों तक स्वयं देखा है कि महिलाओं को किस तरह लकड़ी बीनकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। महिलाओं और उनके बच्चों के पास धुएं भरी सांस लेने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। इसी वजह से वे अनेक बीमारियां और कष्ट सहन करते थे। ऐसी गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक न्याय के एक अनदेखे पक्ष का समाधान किया है। अब तक इस योजना के तहत 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। माननीय सदस्यगण, मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनैतिक लाभ हानि का बंधक रहा। अब इस देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। मेरी सरकार ने 3 तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। 3 तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगे। बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए मेरी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। इस योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया है। मेरी सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के जीवन के सबसे नाजुक शुरुआती दिनों में उनकी देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा। माननीय सदस्यगण, गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली मेरी सरकार की योजनाओं से देश में आर्थिक लोकतंत्र और भी सशक्त हो रहा है। हम अब देश के बैंकिंग सिस्टम और गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये चिकित्सा आयोग विधेयक भी प्रस्तुत किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि देश में टीकाकरण की जो वृद्धि दर पहले सिर्फ 1% प्रतिवर्ष हुआ करती थी, वह अब बढ़कर 6.7% प्रतिवर्ष पहुंच गई है। इससे देश के दूर दराज विशेषकर आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी बहुत लाभ मिला है। हाल ही में मेरी सरकार ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी शुरू किया है। माननीय सदस्यगण, शिक्षा ही राष्ट्र के भविष्य निर्माण का आधार है। मेरी सरकार देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत 2400 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता की नींव डाली जा सके। मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सक्रिय मेरी सरकार देश में 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस बनाने पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत चुने हुए शिक्षण संस्थानों को 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए स्वायत्तता देने वाला एक कानून भी बनाया गया है। माननीय सदस्यगण, हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें,
इसके लिए मेरी सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है। युवाओं में आज की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास करने के लिए हाल ही में मेरी सरकार ने संकल्प और स्ट्राइव नाम की 2 योजनाओं को स्वीकृति दी है। जो उद्योग या कंपनियां नौकरियों के नए अवसर सृजित कर रही हैं, उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। 20 लाख से ज़्यादा लाभार्थी इस योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से लगभग 5 लाख नौजवान लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे श्रमिक बंधु राष्ट्र निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। मेरी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40% से अधिक की बढ़ोतरी की है। श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं। माननीय सदस्यगण, खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पूरे विश्व में विकास के एक मापदंड के रूप में देखा जाता है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग मेरी सरकार खेल कूद के क्षेत्र में भी देश की विश्व पटल पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है। देश में बीते महीनों में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ। इससे खेल के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही है, आज देश के हर कोने में फुटबॉल जैसे खेलों के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। मेरी सरकार ने 1750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से खेलो इंडिया कार्यक्रम नाम से एक महत्वाकांक्षी अभियान आरंभ किया है। प्रतिभावान खिलाड़ियों के पारदर्शिता से चयन के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल भी शुरू किया गया है। 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को मेरी सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्टाइपेंड देने की योजना प्रारंभ की गई है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराएं हमारी पहचान है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आधार देती है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हाल ही में कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत की पहली हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। चेन्नई ने भी संगीत की गरिमा में परंपरा के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की सूची में स्थान प्राप्त किया है। स्वदेश दर्शन और अमृत योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मेरी सरकार ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने और उन्हें संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। माननीय सदस्यगण, देश के विकास के लिए किसानों, मछुआरों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों तक सही समय में सही जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। इस दिशा में भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बार में 140 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। जून 2017 में भारत के GSLV Mk3 की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट सफल रही, जो कि देश की लॉन्च कैपेबिलिटी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है। पिछले वर्ष 5 मई को इसरो द्वारा दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी तकनीकी क्षमताओं के लाभों को साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इस वर्ष 12 जनवरी को इसरो ने PSLV C40 का सफल प्रक्षेपण करके देश का मान बढ़ाया है। इसी दिन इसरो ने 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया। माननीय सदस्यगण, डिजिटल कनेक्टिविटी के आधुनिक दौर में हमारे देशवासी, हमारी भावी पीढ़ी
डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग कर सकें, इसके लिए मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। डिजिटल इंडिया मिशन गरीबों एवं वंचितों को सम्मानपूर्वक उनका अधिकार दिलाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत मेरी सरकार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 1 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में भीम ऐप बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए उमंग ऐप द्वारा 100 से ज़्यादा जन सुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है। आधार द्वारा गरीब लाभार्थियों को उन्हें मिलने वाली सुविधाएं बिना बिचौलियों के सीधे पहुंच रही हैं। वर्तमान सरकार की 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकारी लाभ सही व्यक्ति को मिलना संभव हुआ है और अब तक 57,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के कारण अब देश में 113 मोबाइल कंपनियां कार्यरत हैं, जिनकी संख्या 2014 में मात्र 2 थी। इससे देश के छोटे शहरों में भी हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। माननीय सदस्यगण, देश के संतुलित विकास में डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी दोनों की ही बड़ी भूमिका है। मेरी सरकार 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार देश के परिवहन क्षेत्र को तैयार करने और संपर्क बढ़ाने पर कार्य कर रही है। आधुनिक परिवहन व्यवस्थाएं इस तरह विकसित की जा रही हैं कि सभी यातायात सुविधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। रेलवे आज भी देश में यातायात का प्रमुख साधन है और इसलिए रेलवे में क्षमता विकास और आधुनिकीकरण के लिए निवेश में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। मेरी सरकार विश्व स्तरीय रेल सेवाओं के लिए वचनबद्ध है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मेरी सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी एक नई नीति बनाई है। नई नीति में लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। देश में अभी 11 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हाल ही में मेरी सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र के एक नए बृहद कार्यक्रम भारतमाला को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5,35,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत नेशनल कॉरिडोर इफिशिएंसी में वृद्धि करने के लिए लगभग 53,000 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्हित किए गए हैं। जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी पर वाराणसी, साहिबगंज, फरक्का और हल्दिया में प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में विशेष आर्थिक जोन और पारादीप एवं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट पर स्मार्ट पोर्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ का कार्य आरंभ हो गया है। देश के छोटे शहर हवाई मार्ग से जुड़ सकें और निम्न मध्यम वर्ग और युवा कम खर्च पर आसानी से हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें, इसके लिए उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना शुरू की गई है। स्वतंत्रता के बाद देश में जहां केवल 76 हवाई अड्डे ही वाणिज्यिक उड़ानों से जुड़े थे, वहीं उड़ान योजना के मात्र 15 महीनों में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों को जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया गया है। अब तक 16 ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानें शुरू भी हो चुकी हैं। इन योजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पहली बार ऐसा अवसर आया है जब देश में बिजली क्षमता के विस्तार में लक्ष्य से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब भारत बिजली का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। मेरी सरकार ने वन नेशन वन ग्रिड का कार्य पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। देश के प्रत्येक गांव तथा कस्बे में विद्युत वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं।
18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। उजाला योजना के अंतर्गत अब तक देश को 28 करोड़ से ज़्यादा LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा भी 50 करोड़ से ज़्यादा LED बल्ब की बिक्री की गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में सालाना 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हो रही है। इतना ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ यूनिट बिजली की बचत भी हो रही है। बिजली बचाने के अभियान के साथ ही देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने का कार्य भी जारी है। पिछले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खुले में शौचालय की समस्या से लेकर 3 तलाक कई मुद्दों पर सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण नहीं बल्कि उनके सशक्तिकरण में यकीन रखती है। तमाम बातों का जिक्र किया है राष्ट्रपति ने, जिसमें ट्रिपल तलाक, मैटरनिटी लीव, किसान, गरीब कल्याण कार्य, बुढ़ापा पेंशन से लेकर इसके साथ ही साथ पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, इसका भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया है अपने अभिभाषण में। मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ हानि का बंधक रहा। अब इस देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। मेरी सरकार ने 3 तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। 3 तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगे। माननीय सदस्यगण, तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण के संकल्प के साथ मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। सीखो और कमाओ, उस्ताद, गरीब नवाज कौशल विकास योजना, नई रोशनी आदि कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। पिछले 1 साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ भी दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना 45 साल से ज़्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई। इस वर्ष 1300 से ज़्यादा महिलाएं बिना महरम के हज पर जा रही हैं। कांग्रेस ने समर्थन का वादा किया था, लोकसभा में समर्थन दिया था ट्रिपल तलाक पे, चाहे ओबीसी पे। तो मैं समझता हूं कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास होगा, अगर कांग्रेस की दोहरी नीति नहीं रहा तो आर्थिक सर्वे यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आम बजट 2018-19 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिभाषण में किस तरह का इस बार का बजट होगा और क्या कुछ उपलब्धियां रही, उसका जिक्र काफी क्लियर नजर आ रहा था। जिसमें राष्ट्रपति ने जब अभिभाषण की शुरुआत की तो उसमें महिलाओं का जिक्र सबसे पहले आया, जिसमें ट्रिपल तलाक, हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री भी आज सदन जाने से पहले इस बात का जिक्र कर चुके थे कि ट्रिपल तलाक पर हम सभी को एक होना चाहिए, उसका जिक्र राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में किया है।